गुड मॉर्निंग बच्चों, नाइस टू सी यू अगेन। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके अकाउंटेंसी का लास्ट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपका बोर्ड के एग्जाम में इसमें से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल है। 2 मार्क्स आपके जो है वो थियरी पार्ट के इसमें माने जाते हैं। थियरी पार्ट में आपका जो है हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ ले, तो वो आपने उसके हिसाब से इसको जो है प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको परफॉर्मा बताया जाएगा उस परफॉर्मे पे बेस्ड होगा। वैसे तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसके अंदर वैसे तो 2 मेथड दिए गए हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, पर आपके पास जो सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की करनी है। जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्या है, इस लेक्चर के अंदर हम इसके मीनिंग, इंपोर्टेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, फिर इसकी इंपोर्टेंस, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है, इसकी क्या नेसेसिटी है, उसके बाद फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जिसके कारण हमें एप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते। वो लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इसमें बेटे टर्म है कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है बेटे वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश। देखिए आपको पता है, आपने पढ़ा था, एक तो होते हैं कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस बेटे आपको पता है कि कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है, इस कैश बेसिस को हम नॉन एक्रूअल बेसिस भी बोलते हैं। और जो एक्रूअल बेसिस है उसके अंदर कैश और नॉन कैश, जिसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ता है और जो करंट ईयर से रिलेटेड है उनको हम इसमें डील करते हैं। यहां पे जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, इसके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स उनको इंक्लूड किया जाएगा, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिनकी ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं अभी मीनिंग के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है बेटे वो एक साल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी 1 साल के ड्यूरेशन में उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ, जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ, उस सारे की एक समरी स्टेटमेंट तैयार की जाती है। उस समरी स्टेटमेंट से उसके अंदर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज देखे जाते हैं। इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है बेटे, जो उस ड्यूरेशन के अंदर जितना कैश बिजनेस के अंदर आया और जितना कैश उस बिजनेस से गया उस ड्यूरेशन में, उस सारे के समरी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और जो बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी भी बोलते हैं। इस एबीसी का मतलब क्या है, एक बार आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, तो आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी का मतलब है ए फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटीज के अंदर जितना भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, उस इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब बेटे जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है,
इसका बनाने का पर्पज एक ये है क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हिस्टोरिकल नेचर है। हिस्टोरिकल नेचर मतलब पिछले साल जो हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो हुए उसको हम इस टाइम इसकी समरी स्टेटमेंट एज कैश फ्लो स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते हैं और उसमें देखते हैं भाई किस सोर्सेज में कितना कैश आया और कितना कैश जो है हमारा गया। सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ कैश जो है वो जानने के लिए हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको कैश बजट बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। आप इसके बेस पे अपना फ्यूचर का जो कैश बजट, क्योंकि देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो आपका पास्ट उसके ऊपर बनाया जाता है, पास्ट के ऊपर यानी साल के एंड पे, यानी जो आपने साल के एंड तक जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, कितना कैश कहां से आया, कितना कैश कहां पे गया, उसका जो समरी है वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाई जाती है। जबकि जो कैश बजट है, कैश बजट आपका साल के शुरू में बनाया जाता है कि इन फ्यूचर हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज से कैश अवेलेबल होगा और उस कैश को हम जो है कहां कहां पे किस किस टाइम पे खर्च करेंगे, उसके लिए हम जो है कैश बजट बनाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाने का एक पर्पज हमारा ये भी है बेटे कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है भी हमारा कितना कैश था, कितना कैश आया और कितना कैश गया, हमारे पास अवेलेबल कितना कैश है, क्या हमारे पास वो सरप्लस कैश है, क्या हम उस कैश को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। यहां पे जब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, हम इन तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, इन तीनों के अलग अलग परफॉर्मेंस बनाएंगे। वैसे जब आपके पास बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चन में ये तीनों इकट्ठे आएंगे और जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका आंसर होगा। यानी अगर आपका A+B+C करेंगे हम और उसके अंदर कैश इक्विवेलेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को जोड़ेंगे और उनको जोड़ने के बाद उनका जो टोटल है वो आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आता है, तो इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन सही किया है, यानी आपके आंसर की वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो जाएगी। वो हम तब करेंगे जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे। फिलहाल आपको हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट्स में करेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना बेटे, अगर आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी आ गई, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर ये आपको इसका दाव पेच समझ में आ गए तो वो फिर आपको आगे इनको करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पहले आपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद आप जो है ये आपके साथ साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मीनिंग में देखिए, मीनिंग में ये क्या कहता है, ये साफ एक ही चीज कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ये जैसे बेटे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, जैसे मान लीजिए 2019 का हमारा वो है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। यहां ये आपका एक साल का ड्यूरेशन है। इस एक साल के ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, ये पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड होगा, आपको दो साल की बैलेंस शीट दी होगी, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। उन 2 सालों की बैलेंस शीट के बेस पे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के उस पे आपने कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को फाइंड आउट करना, वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। उसके बाद कहता है इट इज ए समरी ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर स्पैन, एक साल के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश का इनफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब क्या है? एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब है कैश जो बिजनेस के अंदर आया, चाहे वो सेल से आया, चाहे आपने कोई एसेट सेल की, चाहे आपने कोई फिक्स एसेट सेल की, चाहे आपने शेयर इशू किए, तो वो कैश, जितना कैश उसके अंदर आया और जितना कैश उस ड्यूरेशन में गया, उस सब का ब्यौरा, उस सब की समरी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बनाई जाए। तो मीनिंग में होपफुली कि आप इसका मीनिंग जो है प्रॉपरली इसको जो है ध्यान रखोगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है? टू असर्टेन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। जैसे कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ये तीन एक्टिविटीज, इनको हम एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ये तीन एक्टिविटीज जो है वो बनानी पड़ती है। तीन एक्टिविटीज कौन कौन सी? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी जो है, इन तीनों एक्टिविटीज से कि ड्यूरिंग उस एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, वो सब जानने के लिए हमें जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। उन सब चीज, उन कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने के लिए, इन तीनों एक्टिविटीज के लिए। दूसरा कहता है टू असर्टेन द एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग। उसके बाद उसके अंदर हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि इन एक्टिविटीज में कैश जो है किस प्रकार से ऑपरेट किया गया, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस प्रकार से यूटिलाइज किया, इन्वेस्टिंग में कैसे यूटिलाइज, यानी एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कहता है टू असर्टेन द नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड एप्लीकेशन। अब इसमें ये क्या कहता है, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसमें फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी में हमारे कैश का इनफ्लो ज्यादा हुआ, किस एक्टिविटी में आउटफ्लो ज्यादा हुआ, वो हमें जो है इससे पता चल जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पता चल जाता है। उसके बाद कहता है टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटी दैट हैव बीन प्रोवाइडेड कैश एंड दैट हैव यूज्ड कैश। मतलब इसके अंदर हम वो एक्टिविटीज भी उसमें आप जैसे जब आप परफॉर्मा बनाओगे तब आपको पता चलेगा, जैसे इश्यू ऑफ शेयर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, रीपेमेंट ऑफ लोन है। मतलब हमारी वो कौन सी बड़ी एक्टिविटी है जिसके कारण हमारे पास कैश आया, या हमारे पास वो कौन उस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कौन सी बड़ी एक्टिविटी है, किस एक्टिविटी के अंदर जो है कैश हमारा गया, वो सब चीज जानने के लिए हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये मीनिंग और ऑब्जेक्टिव जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया जाता है, इसकी नेसेसिटी क्यों है। सबसे पहले ये कहता है यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बनाने का एक पर्पस ये है, जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके लिए इसको जो है यूज किया जाता है। क्योंकि हम जो कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं भाई ड्यूरिंग द पीरियड, आगे फ्यूचर में हम क्या ज्यादा खर्च कर सकते हैं, क्या हमारी कैश की पोजीशन क्या है, क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश सफिशिएंट है, क्या हमारे पास इतना कैश है कि हम अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकें, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में हमारे खर्चे कितने होंगे, उन खर्चों को कैसे मीट आउट किया जाएगा, उसके लिए हम जो है फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं। ये क्या कहता है इसमें, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द फर्म सिंस इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द पीरियड। It becomes easier for the management to assess whether it will have adequate cash। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को यह पता चल जाएगा क्या उनके पास इतना कैश अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ इसमें कैश की ट्रांजेक्शन नहीं जाती है, तो उससे ये पता चल जाएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना सफिशिएंट कैश है कि वो जो है अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली मीट आउट कर सके। उसके बाद कहता है यूजफुल इन
प्रिपेयरिंग कैश बजट। जैसे मैं अभी आपको जब हम शुरू कर रहे थे तो उस टाइम भी मैं आपको कह रहा था, जो कैश बजट है, कैश बजट बनाने में हमारी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो साल के एंड में बनाया जाता है और जो कैश बजट है वो साल के शुरू में बनाया जाता है। तो हम पिछले कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो है उसके लिए कैश बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो हम पीछे देख लेते हैं कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, क्या हमें कोई दिक्कत तो नहीं आई कहीं कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो में, क्या हमें बीच में ज्यादा कैश की जरूरत तो नहीं पड़ी। तो उसके लिए हम जो है आगे फ्यूचर के लिए जो है कैश बजट जो है उसके बेस पे बना लेते हैं। उसके बाद थर्ड कहता है कंपैरिजन विद द कैश बजट। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये हमारे जो है हमें कैश बजट से कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि कैश बजट जो है साल के शुरू में बनाया जाता है। भाई हमारा पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में कितना कैश कहाँ से कैश आएगा और उस कैश को हमने कहाँ पे यूज करना है, वो सारा चीज इस पे जो है पता चल जाएगा। और दूसरा जो है फिर उसको किस प्रकार से खर्च किया गया वो साल के अंत में हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा भाई जो हमने कैश बजट बनाया था, क्या वो कैश बजट हमारा एप्रोप्रिएट था, क्या उसमें कोई कमी थी, क्या हमें जो है इनफ्लो में प्रॉब्लम आई या आउटफ्लो में प्रॉब्लम आई। तो वो सारा जो यानी हम कैश फ्लो के बेस पे जो है कैश बजट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट्स। ट्रेंड का मतलब क्या है, रूटीन में जो प्रीवियस ईयर्स में हमारा जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो कैसा है, क्या फिक्स है भाई हर साल हमें इतना कैश का इनफ्लो होता है और इस तरह से उसको जो है आउटफ्लो कर देते हैं, या वो फ्लक्चुएटिंग है। उसके बारे में जानने के लिए हमें जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद कहता है इट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो अर्निंग। इसमें जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे हमें ये भी बताता है भी जो कैश को कैश का जो फ्लो हुआ इनफ्लो या आउटफ्लो, उसके इनफ्लो और आउटफ्लो में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उसके बारे में भी हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता कर सकते हैं। उसके बाद कहता है हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। अब इसमें आपको पता है बेटे हम 3 एक्टिविटीज बनाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब तीनों एक्टिविटीज में किस किस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और किस एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो हुआ, वो सब जानने के लिए हमें जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद कहता है हेल्प इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। अब जो कि बेटे जो देखो जब कंपनी डिविडेंड देती है तो नेचुरल है वो डिविडेंड तब देगी जब उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। और बेटे जब हम परफॉर्मा बनाएंगे तो हम देखेंगे जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें जितनी भी नॉन फंड आइटम्स हैं, जितनी भी नॉन कैश आइटम्स हैं, अगर वो प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूडेड है तो उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वो जब हम परफॉर्मा करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो इससे हमें जो है ये पता चल जाता है कि किस एक्टिविटीज में कितना कैश फ्लो हो गया और जो हमारे पास अवेलेबल कैश है क्या हम उस अवेलेबल कैश से कितना अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो दे सकते हैं। उस डिविडेंड के बारे में जो है इसमें हमें पता चल जाता है। उसके बाद कहता है टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। और उसके बाद आपको पता है कि अगर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पोर्शन बहुत अच्छी है तो इसका मतलब जो है मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्ली काम कर रही है। और अगर वो पोर्शन सही नहीं है तो इसका मतलब यानी हमें मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में भी इससे जो है वो पता चल जाता है। तो ऐसे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है बेटे लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें लिमिटेशन में क्या कहता है लिमिट नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। कहता कई बार क्या होता है आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम शुरू से यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसको जो है कैश बेसिस पे बनाया जाता है। पर बेटे कई बार कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जैसे कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, तो वहां से हम इसकी एप्रोप्रिएट पोर्शन के बारे में पता नहीं कर सकते। यानी सिर्फ कैश के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई कैश हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोर्शन अच्छी है या गलत है। हमें उसके अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी और हाईली लिक्विड ट्रांजैक्शंस को भी उसके अंदर जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अब ये कहता है बेटे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके अंदर विंडो ड्रेसिंग का बहुत चांसेस होते हैं। विंडो ड्रेसिंग के चांस क्या होते हैं क्योंकि हम इसमें सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं।
अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपनी परचेज को डिले कर देते हैं। परचेज को डिले किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने कैश की पोर्शन को प्रॉपर्ली दिखा सके। तो उसके 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 लिए हम क्या करते हैं, अपनी परचेज को डिले कर देते हैं और कैश के इनफ्लो को ज्यादा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस इनफ्लो को ज्यादा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटर से जबरदस्ती या टाइम से पहले जो हम उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। तो अपनी पोर्शन को दिखाने के लिए हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं कैश फ्लो पोर्शन को अच्छी दिखाने के लिए। उसके बाद कहता है इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ली जाती है और इसके अंदर जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको इग्नोर किया जाता है। पर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है उससे भी हमें जो है बहुत सारा इनफ्लो हुआ हो, पर उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है इट इग्नोर्स द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर सिर्फ नॉन एक्रूअल बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है जिसके अंदर कैश और नॉन कैश दोनों को इंक्लूड किया जाता है, उस फैक्टर को इसके अंदर जो है वो इग्नोर किया जाता है और हमें जो है सुटेबल रिजल्ट्स जो है टाइमली वो प्रोवाइड नहीं करा सकता कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और उसके बाद कहता है हिस्टोरिकल इन नेचर। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पिछले साल के ड्यूरेशन के अंदर जितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ वो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, जबकि जो एक्चुअल में क्या है कि ये सिर्फ हमें हिस्टोरिकल नेचर के बारे में बताता है, हिस्टोरिकल एक्टिविटी भी पास्ट में क्या हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में ये नहीं, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता, उसके बारे में इसके इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में कुछ नहीं बताता। तो ये इसकी कुछ थ्योरी है उनके जिसको आपने ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो कैश इक्विवेलेंस है, कैश इक्विवेलेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो हाईली लिक्विड, जैसे इसके अंदर कैशिंग है, कैश है, डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट, और इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो है हमारे कैश इक्विवेलेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, आगे आपको काम आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसके अंदर, और कैश क्रेडिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। बैंक ओवरड्राफ्ट को इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म लोन के अंदर डील करोगे और इसको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दे रहे। 4-5 साल पहले इसको जो है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में, पर इसको अब जो है उसमें नहीं दिखाया जाएगा। तो इसको जो है लोन ट्रीट किया जाता है और लोन के हिसाब से इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो ऐसे आपने बेटे इनकी थ्योरीज के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। डिविडेंड आपको पता है कंपनी डिविडेंड देती भी है, डिविडेंड लेती भी है, टैक्स भी पे करती है। इन सबको जो है किस प्रकार से उनकी डीलिंग की जाएगी उसके बारे में हम जो है इसके परफॉर्मे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका जो परफॉर्मा है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।